Students, hope you are doing well. In previous video, we learned up to homologous series. In this video, we will learn nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds. In chemical properties of carbon compounds, we will learn combustion, oxidation, addition reaction, substitution reaction. And today's next topic is some important carbon compounds like ethanol and ethanoic acid. And today's last topic is soaps and detergents. So, nomenclature of carbon compounds. This topic is very important. The names of compounds in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain, modified by a prefix, phrase before, or suffix, phrase after, indicating the nature of the functional group. Homologous series में हमने देखा कि कंपाउंड के नेमिंग करते समय कंपाउंड के बेसिक कार्बन चेन को पहले लिखते हैं और फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखते हैं. साथ ही फंक्शनल ग्रुप ही कंपाउंड के नेचर को इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कंपाउंड का सफिक्स OL है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप इन सब कंपाउंड से अटैच्ड है, इसलिए इन सब कंपाउंड का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा. नाउ नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड. कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड का नेमिंग इन मेथड के द्वारा किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड. पहले कार्बन कंपाउंड्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको आइडेंटिफाई करना होगा. इसके लिए कुछ रूल है. यदि कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसका नेमिंग मिथ से स्टार्ट होगा. यदि कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो उसका नेमिंग इथ से स्टार्ट होगा. यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में 3 है तो उसका नेमिंग प्रॉप से स्टार्ट होगा. इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट से स्टार्ट होगा. यहाँ स्पेलिंग आपको बट का दिख रहा होगा, लेकिन इसे पढ़ा जाता है ब्यूट. अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन. कह रहा है कि एक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन एटम्स है उसका नाम होगा प्रोपेन. वो किस तरह से होगा यहाँ देखते हैं. चूंकि 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप होगा और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, इसलिए ANE ऐड हो जाएगा. तो प्रॉप प्लस एन प्रोपेन. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix as given in table 4.4. कह रहा है कि यदि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो या तो प्रीफिक्स के तौर पर अटैच होगा या फिर सफिक्स के तौर पर अटैच होगा, जो कि टेबल 4.4 में दिया हुआ है. तो पहले हम लोग मेथड्स को पढ़ लेते हैं, फिर टेबल 4.4 को देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद द वोवेल AEIOU, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. कह रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप एज ए सफिक्स अटैच्ड है कंपाउंड में और वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बन चेन का जो फाइनल नेम है उसमें से E को डिलीट कर देंगे और एप्रोप्रिएट सफिक्स को उससे अटैच कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विद द कीटोनिक ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर. कह रहा है कि एक 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है जिसमें कीटोनिक ग्रुप एज ए सफिक्स अटैच है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे. प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है उसमें से E को हटा दिया जाएगा और E को हटाने के बाद बच जाएगा प्रोपेन. और प्लस चूंकि कीटोनिक ग्रुप अटैच है तो कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स ON होता है, तो उसको इससे अटैच कर देंगे. तो नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, if the carbon chain is unsaturated, then the final ANE in the name of the carbon chain is substituted by ENE or YNE. कह रहा है कि यदि कार्बन चेन अनसेचुरेटेड का है तो कंपाउंड के फाइनल नेम में से ANE को हटा करके ENE या YNE को अटैच कर देंगे. इसके लिए यहाँ मैं समरी लिखी हूँ, इसको समझा देती हूँ. यदि सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है तो उसके लास्ट में ANE होता है, और यदि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है तो उसके लास्ट में या तो ENE होता है या तो YNE होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन एंड इफ इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन. कह रहा है कि यदि कंपाउंड 3 कार्बन चेन का है और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है कार्बन तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, और यदि 3 कार्बन चेन का कंपाउंड है और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन बॉन्डेड है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल. नाउ टेबल 4.4. इस टेबल के पहले कॉलम में कंपाउंड्स का क्लास दिया हुआ है. सेकेंड कॉलम में उसे किस तरह से यूज किया जाएगा, या तो प्रीफिक्स या तो सफिक्स, वो दिया हुआ है, और साथ में उसे कैसे इंडिकेट करेंगे वो भी लिखा हुआ है. इस कॉलम में इन दोनों का यूज करके कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाएगा वो बताया गया है.
स्टार्ट करते हैं पहले क्लास से, यानी कि हेलो क्लास। हेलो क्लास को एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है और उसे या तो क्लोरो लिखा जाता है, या तो ब्रोमो और या तो फ्लोरो लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 3 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन को एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच किया गया। अब इसकी नेमिंग कैसी होगी? क्योंकि इस कंपाउंड में 3 कार्बन है इसलिए इसका नेमिंग प्रोपेन होगा, लेकिन साथ में क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और हमें पता है कि क्लोरो क्लास को एज अ प्रीफिक्स लिखा जाता है, इसलिए इसका नेमिंग स्टार्ट होगा क्लोरो से। तो पहले लिखेंगे क्लोरो, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोप, और तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसलिए एन। तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोप एन। नेक्स्ट एग्जांपल में क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो नेमिंग हो जाएगा ब्रोमो प्रोप एन, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्लास है अल्कोहल। अल्कोहल को एज ए सफिक्स यूज किया जाता है और उसको OL से डिनोट किया जाता है। तो इसके एग्जांपल में भी हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन का कंपाउंड है और 3 कार्बन के कंपाउंड से अल्कोहल का OH एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसे होगा? इसके रूल को यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि अल्कोहल को OL से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कार्बन का जो मेन नेम है उसमें से E को हटा देंगे और E को हटा करके अल्कोहल का OL को अटैच कर देंगे, जिससे इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल। देख लीजिए यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन का E को डिटैच कर दिया गया है और प्लस ऑल, तो प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्लास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को भी एज ए सफिक्स यूज किया जाता है और उसे Al से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल दिया गया है वो 2 कार्बन का चेन है, लेकिन एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और इस CHO के C को भी नेमिंग के समय नंबर ऑफ कार्बन में काउंट किया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जा रहा है 3, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनल। रूल्स यही वाला अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्लास है कीटोन। कीटोन को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसे ONE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल है ये भी 2 कार्बन चेन से बना हुआ है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप का CO ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप इन दोनों कार्बन से अटैच्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3 और इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्लास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसको ओइक एसिड से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है वो भी 2 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। इट मीन्स कि 1 कार्बन इसमें भी है। जब हम लोग इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 3 और इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्लास है एल्कीन्स। एल्कीन्स को भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और उसको ENE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन। नेक्स्ट क्लास है एल्काइन। इसको भी एज ए सफिक्स लिया जाता है और इसे YNE से इंडिकेट किया जाता है। इसके लिए जो एग्जांपल लिया गया है इसमें भी 3 कार्बन है और 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसका पहला प्रॉपर्टीज है कंबशन। कंबशन प्रॉपर्टीज में कार्बन या उसके एलेट्रोब्स को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल के लिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, when carbon reacts with oxygen it gives carbon dioxide plus heat and light. The next example, when methane react with oxygen it gives carbon dioxide plus water plus heat and light. Next example, when ethanol react with oxygen it gives carbon dioxide plus water plus heat and light. इन तीनों ही एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एंड लाइट सब में प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। Now, saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. This result in a sooty deposit. इसमें कह रहा है कि saturated hydrocarbon generally clean flame देगा, जबकि unsaturated hydrocarbon yellow flame के साथ काफी सारा black smoke देगा, जिसकी वजह से black deposition भी होता है। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons giving a sooty flame. इसमें कह रहा है कि जबकि लिमिटिंग अमाउंट में यदि एयर रहता है तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम यानी कि ब्लैक फ्लेम देता है। Now fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment.
इसमें कह रहा है कि फ्यूल्स में जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम में कुछ अमाउंट्स में नाइट्रोजन और सल्फर होता है जो जलने के बाद एनवायरमेंट में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स के फॉर्म में एज अ मेजर पॉल्यूटेंट्स चला जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। कार्बन कंपाउंड्स का जब हम कंबशन करते हैं तो वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। We have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. हमारे पास रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन ये है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे लर्न कर लीजिएगा। रिएक्शन है when ethanol in the presence of alkaline potassium permanganate plus heat or acidified potassium dichromate plus heat it gives acetic acid. इस रिएक्शन में कह रहा है कि इथेनॉल को यदि अल्कालाइन कैमोनोफोर और हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है तो वो एसिड बनाता है। Some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agents. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को अटैच कर दे और ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। और इस रिएक्शंस के लिए क्या बता रहा है, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स। दिस इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, hence they are known as oxidizing agents. इन दोनों के बारे में बता रहा है कि ये दोनों ही यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है क्योंकि ये अल्कोहल में ऑक्सीजन को अटैच करके एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, एडिशन रिएक्शन। Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. एडिशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैटलिस्ट यानी कि पैलेडियम या निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन कॉमनली यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में। Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. कह रहा है कि vegetable oils जो है इसमें long unsaturated carbon chains होता है लेकिन animal fats में saturated carbon chains होता है। अब यहाँ रिएक्शन देखते हैं एडिशन रिएक्शन का। यहाँ पर 2 कार्बन का डबल बॉन्ड से बॉन्डेड एक कंपाउंड है जिसमें 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ R जो लिखा हुआ है इस R को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है और ये निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपने आप में हाइड्रोजन को अटैच करता है यानी कि ऐड करता है और तब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच था और वो डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसके लिए जो एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन का एक्स्ट्रा हुआ उन दोनों बॉन्ड से ये हाइड्रोजन अटैच हो गया जिससे ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ओके, Now next chemical properties, substitution reaction. Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in presence of most reagents. कह रहा है कि saturated hydrocarbons unreactive होता है और inert होता है अधिकतर reagent के presence में। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. जबकि sunlight के presence में chlorine hydrocarbon से बहुत जल्दी react हो जाता है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम 1 by 1। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन एटम को 1 by 1 रिप्लेस करता है। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अदर। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि एक टाइप का एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दूसरे टाइप के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर चला जाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये रिएक्शन है मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर पहले हम लोग इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे फिर इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसी तरह से पहले इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल and is the active ingredient of all alcoholic drinks. In addition, because it is a good solvent, it is also used in a medicine such as tincture iodine, cough syrup, and many tonics. Ethanol is also soluble in water in all proportion.
इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसमें समझाने का कोई कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल इज रिएक्शन विद सोडियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन इज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल इट गिव्स सोडियम इथोक्साइड प्लस H2। अब यहाँ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह से सोडियम का भी 2 मॉलिक्यूल्स है। तो इस इथेनॉल से 1 हाइड्रोजन हट जाएगा और 1 हाइड्रोजन हटेगा, इट मीन्स की H2 हट गया और उस हाइड्रोजन की जगह पर ये जो 2Na है वो अटैच हो जाएगा और नेमिंग हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन में इथेनॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। When ethanol react with concentrated sulfuric acid plus 443 Kelvin, it gives ethene। और साथ में सब प्रोडक्ट हो जाएगा वाटर। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol। कह रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि वो इथेनॉल से वाटर को डिटैच कर रहा है या रिमूव कर रहा है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इसमें भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको समझा दूंगी। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड को कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है और ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। इसमें कह रहा है कि एसिटिक एसिड का 5 to 8% यदि वाटर के साथ मिला दिया जाए तो उसे विनेगर कहा जाता है और विनेगर का यूज एज ए प्रिजर्वेटिव किया जाता है जो अचार में डाला जाता है। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cool climates. This gave rise to its name glacial acetic acid। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है और इसलिए कोल्ड क्लाइमेट में विंटर सीजन के समय ये कभी कभी फ्रीज कर जाता है जिसलिए इसका नाम हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है तो इसको भी याद कर लीजिएगा। When ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of acid, it gives ester। This is a reversible reaction। जहाँ ये डबल हेड एरो होता है इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Generally, ester are sweet smelling substances। एस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज है। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर को रिएक्ट करवाया जाता है जो कि अल्कली होता है तो यह एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। और जब एस्टर से इथेनॉल और एसिड बनता है तो उस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन का यूज सोप के प्रिपरेशन में किया जाता है। और रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स इथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन विद अ बेस। Like mineral acid, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt, sodium ethanoate or commonly called sodium acetate and water। इसमें कह रहा है कि मिनरल एसिड की तरह इथेनोइक एसिड भी बेस के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है और सॉल्ट का नाम है सोडियम इथेनोएट जिसे सोडियम एसीटेट भी कहा जाता है। रिएक्शन यहाँ पर है when sodium hydroxide reacts with acetic acid it gives sodium ethanoate or sodium acetate plus water। Now next reaction with carbonates and hydrogen carbonates। Ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यह सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब रिएक्शन देखते हैं। एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट plus water plus carbon dioxide। Next, when acetic acid reacts with sodium hydrogen carbonate, it gives salt plus water plus carbon dioxide। Now last topic is soaps and detergent। This is most important topic। इस टॉपिक में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिसल कहा जाता है। Most dirt is oily in nature and as you know, oil does not dissolve in water। क्या कह रहा है कि अधिकतर डर्ट ऑयली नेचर का होता है जैसा कि आप जानते हो और
वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं करता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो होता है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है। ये सोप का स्ट्रक्चर है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसको हेड कहा जाता है और इसको टेल कहा जाता है। ये टेल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है और ये हेड जो होता है वो आयनिक पार्ट होता है। ये वाटर से अट्रैक्ट करता है, जबकि ये लॉन्ग चेन जो होता है वो ऑयल से अट्रैक्ट होता है। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil. पहले ही समझा दिए। The soap molecules thus form a structure called micelles. और इस तरह से जो सोप का स्ट्रक्चर बनता है उसे मिसल्स कहते हैं। ये मिसल्स का स्ट्रक्चर है। ओके, इस स्ट्रक्चर में येलो कलर का जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऑयल ड्रॉपलेट है। इस ऑयल ड्रॉपलेट से हाइड्रोकार्बन इंटरेक्ट होता है और इस सोप का जो आयनिक एंड होता है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है। The soap micelles thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. और इस तरह से जो सोप मिसल्स होता है वो डर्ट को बाहर निकाल करके वो वाटर में मिक्स कर देता है और हमारा क्लोथ जो होता है वो साफ हो जाता है। Now micelles, very important topic. Soap are molecules in which two ends have different properties. One is hydrophilic, that is, it interacts with water, while the other end is hydrophobic, that is, it interacts with hydrocarbons. इसमें कह रहा है कि सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके दो एंड पर दो अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जैसा कि ऊपर हम बताएं आपको। एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है और दूसरा एंड हाइड्रोफोबिक होता है जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in water and the hydrocarbon tail protruding out of water. जब सोप वाटर के सरफेस पे होता है तब सोप का हाइड्रोफोबिक टेल वाटर में मिक्स नहीं होता है, जिससे वो टेल वाटर के सरफेस के बाहर की तरफ रहता है, जबकि सोप हाइड्रोफोबिक एंड के साथ वाटर के सरफेस पर अलाइन रहता है। Inside water, these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. वाटर के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन यूनिक होता है, वहाँ हाइड्रोकार्बन पोर्शन वाटर के बाहर होता है। Thus, cluster of molecules in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called a micelle. इसको हम लोग डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ये मिसल का डायग्राम है और ये जो टेल स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोकार्बन टेल कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन टेल ऑयल से अट्रैक्ट करता है और ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर आयनिक एंड है और ये आयनिक एंड वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर को ही मिसल कहा जाता है। अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि सोप किस तरह से डर्ट को क्लोथ से बाहर निकालता है। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो ग्रीज या डर्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, और ये स्ट्रक्चर सोप का स्ट्रक्चर है जिसमें से अपर साइड वाला जो पार्ट है उसको हाइड्रोफिलिक एंड कहा जाता है और लोअर साइड का जो पार्ट है इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल से इंटरेक्ट होता है और जिससे बार बार इसे हीट करता है और हीट करते हुए ऑयल के अराउंड में सोप का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है और फिर धीरे धीरे ऑयल को क्लोथ से बाहर की तरफ निकाल करके पानी में घोल देता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और फिर जब हम लोग क्लोथ को रिंच करते हैं तो वो डर्ट जो है वो पानी के साथ बाहर चला जाता है और हम लोग का क्लोथ जो है क्लीन हो जाता है। ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम लोग डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। Have you ever observed while bathing that foam is formed with difficulty and insoluble substances or scum remains after washing with water? कह रहा है कि क्या आपने देखा है कि स्नान करते वक्त वाटर से सोप को धोने के बाद भी फोम के साथ साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि स्कम बनता है, which cause the hardness of water. This is caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salts, which cause the hardness of water. क्या कह रहा है कि स्कम बनने का कारण वाटर का हार्डनेस होता है। हार्ड वाटर में रहने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप के साथ रिएक्ट करके स्कम बनाता है। Hence you need to use a larger amount of soap. और यही वजह है कि हार्ड वाटर से स्नान करते वक्त हमें ज्यादा सोप की जरूरत होती है। This problem is overcome by using another class of compounds called detergents as cleansing agent. और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अलग क्लास का कंपाउंड होता है जिसे डिटर्जेंट कहा जाता है, जो कि क्लींजिंग एजेंट है। Detergents are generally sodium salts of sulfuric acid और ammonium salts with chloride और bromide ions. इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और ये हेड का पोर्शन है जिसको हाइड्रोफिलिक रीजन कहा जाता है।
इस डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में सोडियम अटैच है, लेकिन सोडियम की जगह पर अमोनियम भी हो सकता है। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और दोनों ही स्ट्रक्चर में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। The charge end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ion in hard water। कह रहा है कि डिटर्जेंट का जो चार्ज एंड है वो हार्ड वाटर के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ मिल करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता है। Thus they remains effective in hard water और इस तरह से यह हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है। Detergents are usually used to make shampoo and products for cleaning clothes। Usually detergents का यूज शैम्पू और कपड़े धोने के प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। That's it. Now your chapter is over। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।